सिद्दीकी और हमारे साथ बैठी बैठी हैं अपना घर की संरक्षिका माधुरी मिश्रा जी। तो उनसे समझते हैं उनका किस तरह का सफर, किस तरह इन्होंने अपना घर क्या सोचा कि अपना घर बनाना है और अपना घर क्या है और उसमें किस तरह के सदस्य रहते हैं। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो संघर्ष की जो एक मिसाल कह सकते हैं आप मुझे। मैंने पूरे जीवन सेवा कार्य में बहुत संघर्ष किया और सबसे पहले झुग्गी झोपड़ी में उन गरीब बच्चों के बीच में पहुंची जिनको शिक्षा, स्वावलंबन इस तरह की समस्याएं थी। और किसी बच्चों के पास पहुंचने से पहले अगर हम उनके माता पिता के संपर्क में आते हैं तो जल्दी से अपने बच्चों पर हमारा भरोसा कायम करते हैं कि ये ठीक है। तो महिलाओं के साथ स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उनको जोड़ा, क्योंकि सारे शराब पीने वाले झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, बहुत सारे प्रताड़नाएं महिलाएं झेलती थी। और एक महिला होने के नाते मुझे लगा कि सबसे पहले एक माँ अगर अच्छे से रहेगी तो शायद पूरा परिवार अच्छा हो सकता है। तो मैंने उनको बोला ये लोग आपको खाने पीने का पैसा देते हैं, बोलते दीदी कुछ तो देते नहीं, पर आटा लाने का पैसा देते। तो मैं उनको छोटी छोटी बचत सिखाती थी कि एक मुट्ठी आटा प्रतिदिन एक डिब्बे में डालो, जब वो 2 किलो हो जाए तो 2 किलो के उनसे पैसे मांगो और वो 2 किलो आटे का जो पैसा बचेगा उससे तुम अपने जीवन यापन के लिए कुछ अलग कर सकते हो। ये करते करते 92 से मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला जिसमें मैंने बिना कुछ बहुत सारा पैसा लेके 300 रुपए मुझे मानधन के रूप में मिलते थे और मैंने पूरा जीवन उस कार्य में लगाया। न्यू बॉर्न बेबी से शुरुआत की मैंने, उसके बाद बुजुर्गों का 2005 से मुझे बुजुर्गों का काम मिला जो मुझे लगता था बहुत चुनौतीपूर्ण था और बड़ा कष्टदायी था, क्योंकि हम लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं, बड़े परिवारों में पले बड़े हैं। तो हमें लगा कि ये वृद्धाश्रम पहली बार मैंने खुद कल्पना में मेरे आया कि ऐसा भी होता है। पहले तो कल्पना करते थे कि वृद्धाश्रम सुनते थे, देखते थे, पर अब बिल्कुल सामने ही हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आई तो कई दिनों तक तो खुद का मन बड़ा परेशान था और मुझे लगा कि इससे अच्छा कोई काम नहीं। ये मेरे वो वट वृक्ष हैं, क्योंकि मैं भी अपने माता पिता के संघर्षों के उसी में पली बड़ी, क्योंकि पहले पैसा बहुत नहीं होता था। एक माता पिता 5-5, 6-6 बच्चों का पालन पोषण बड़े परिस्थिति में बस करते थे। और मैं अपनी माँ को देखती थी कि खाना खाने अगर वो 2 बजे बैठी है और हम 4-5 भाई दौड़ दौड़ के आए तो वो अपनी थाली भी खसका देती थी, क्योंकि पहले ये पिज्जा बर्गर और ये बहुत सारी चीजें होती नहीं थी। दाल रोटी एक माता पिता अपने उसे जुटा पाते थे और वही बच्चों की परवरिश होती थी। तो मुझे लगा, मैंने अपनी माँ को तब के देखा कि 2-3 साड़ियां होती थी, कभी बहुत सारे कपड़े नहीं होते थे, क्योंकि 5-6 भाई बहन होते, किसी एक की किताब लाना है, किसी के कपड़े लाना। तो मुझे लगा नहीं, इनमें मैं अपने माता पिता को ढूंढूंगी और वो सारी जो चीजें मैं अपने माँ बाप के लिए नहीं कर पाई वो मैं इनको दूंगी। तो ये माता पिता आपको मिलते कहाँ से? ये मैं जिस संस्था में काम करती थी, आपने ऐसा पहली बार शायद सुन रहे होंगे, अपना घर बनाने के पीछे कोई सोच नहीं था। और मैं जिस संस्था में काम करती थी उनने मुझे ट्रांसफर लेटर दिया और मुझे बाहर कर दिया। मेरे बाहर निकलते सारे बुजुर्ग झूला लेके मेरे पीछे खड़े हो गए। अब मैं शादीशुदा बेटी, भले ही मेरे पिताजी कुछ भी हो, बड़े अधिकारी हो, जो भी हो, पर एक शादीशुदा बेटियां बड़ा संकोच करती हैं माँ बाप से कुछ मांगे। और मेरे पास उस दिन 20 बुजुर्ग थे, खाना बनाने वाला, झाड़ू लगाने वाला, सारे पलायन कर गए थे। तो मैं क्या करती, मैंने कहा मैं इनको वापस भेजती हूँ, वो लोग रखेंगे नहीं। तो मैंने, मेरे पिताजी बोले बेटा मैं मदद करता हूँ, पूछता हूँ उन्हें क्यों तुम्हारा ट्रांसफर किया, कितनी तनख्वाह मिलती है तुम्हें। तो मैंने बोला मुझे 300 रुपए। जब मेरे पिताजी ने बहुत पूछा तो मुझे रोना आ गया। मैंने बोला मुझे 300। तो मेरे पिताजी बोलते 300 रुपए तो हम डस्टबिन उठाने वाले को भी नहीं देते, तुम उसको छोड़ो, तुम अपना कुछ काम करो, अगर मैं जिंदा रहा तो तुम्हारे कुछ भी काम करो, अपना कुछ काम करो। तो मुझे लगा अपना काम, तो मैंने बोला मैं अपना घर बनाती हूँ। ये नाम मेरे पिता के माध्यम से मुझे मिला, तो मैंने अपना घर बनाया। जब तक पापा जिंदा थे तो 70-60 हजार रुपए दे के हमने किराए की बिल्डिंग में 12-15 साल काम किया। पिताजी पूरा पेंशन मुझे दे देते थे और भगवान, उनकी श्रद्धा थी, उनका मन था। अब अगर इस वर्तमान समय की बात करें तो किस तरह आप अपने इस घर को संभालती हैं और अपने घर के जो आपके सदस्य हैं, आपका परिवार है,
उनके खर्च, जाहिर सी बात है खर्च तो लगते ही हैं, हर तरह की ज़रूरतें होती हैं उनकी पूरी करनी होती है, तो उसको आप किस तरह से पूरा करते हैं? देखिए, खर्च मेरा कोई सरकारी कोई मुझे मदद नहीं है, मैं खुद से, क्योंकि कोई भी काम मैंने अपनी स्वेच्छा से लिया है और मेरे माता पिता की जिम्मेदारी है, तो पहली प्राथमिकता ये बनती कि मैं किस हद तक उनकी मदद कर सकती हूँ। तो जब मेरा सामर्थ्य था, उम्र भी आगे बढ़ती जा रही, बहुत मेहनत नहीं कर पाती, पर समाज ने मुझे बहुत मदद की। भोपाल शहर के बहुत सारे अच्छे लोगों की कमी नहीं है। ऐसा हम कहते हैं कि लोग बुरे हैं, पर मैंने तो हमेशा अच्छे लोगों को पाया है। और जहां माता पिता हैं वहां सुविधाएं, अगर आप पारदर्शिता से, ईमानदारी से, मन से और समर्पण से काम करते हो तो लोग मदद करने के लिए पीछे नहीं आते। इतने सारे मेरे माता पिता हैं, कोई भी पेंशनर नहीं है। एक आंटी हैं जो हमारे बीच में, उनको पेंशन मिलती है, पर उन्हें क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी, 2 कपड़े। तो पहले मैं कुछ आगे बढ़ी, फिर आप जैसे सामाजिक बंधु मेरे साथ आए और बहुत सारे लोगों ने मदद करी, क्योंकि ये काम बिना मदद के होता नहीं। और जरूरतें तो हर दिन है, प्रतिदिन है, उसका रोना भी किसके आगे रोएंगे? अगर मैं रोना रोक रोक के काम करूंगी तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जिम्मेदारी तो मैंने ली ना। एक माता पिता 5 बच्चों को पाल सकता है, तो मैंने भी कोशिश करी कि मैं थोड़े से माता पिता की सेवा कर पाऊँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा। किस बेसिस पे क्या क्राइटेरिया रहता है? हमारा जैसे पहले जो माता पिता मेरे साथ आए, ये मेरा भाग्य है कि वो काफी लंबे समय तक, अभी भी कुछ माता पिता मेरे साथ पुराने हैं जो 20-20 साल हो गए जिनको, पर आज की परिस्थिति जो है वो इतनी गंदी है। हमारी जो यूथ है उनको ये समझना पड़ेगा, माता पिता हमारी बेसिक जिम्मेदारी है। तो दूसरे शहर, आजकल जो प्रचलन समाज में बढ़ गया है, एक शहर से दूसरे शहर तक माता पिता को स्टेशन में बिठा देना, हवाई अड्डे पे छोड़ देना, अस्पतालों में छोड़ देना, भले बाजारों में छोड़ देना, तो वो उनको कुछ भाषा का वो होता है, कुछ उनकी आर्थिक विषमताएं होती है। आजकल हर चीज मोबाइल पे होने लगी, तो कोई भी माता पिता मोबाइल अपडेट नहीं कर पाते, उनको ये पता ही नहीं होता। नंबर अगर कागज में लिखे हैं तो किसी को बता के वो कर लेते। पर ज्यादातर मेरे पास थाने से, रात के 2-2 बजे मेरे पास थाने से फोन आते हैं और मुझे बड़ा कष्ट होता है। इतने सारे ओल्ड एज होम शहर में चल रहे हैं, उन माता पिता की कोई मदद नहीं करता। मैं चौराहे पे ये बात बोल सकती हूँ, रात के 2 बजे भी पुलिस मेरे घर लाती है और मैं उनको रखती हूँ, उनसे पता करती हूँ। अगर उनका सही एड्रेस मिलता है तो पुनर्वास हो जाता है, नहीं तो अपना घर तो है ही। तो आपने इतने अच्छे से सभी बुजुर्गों का अपना परिवार बना के रखा है, कोई ऐसा छोटा सा वाकया या कोई ऐसी घटना जो आज भी आपको, आपका दिल झंझोड़ जाती हो, तकलीफ होती है उसको याद? एक हमारे यहाँ दादी थी, वो आजमगढ़ की थी और काफी अच्छे परिवारों से थी। तो जब उनकी डेथ हुई तो 3 दिन तक हम डेड बॉडी लेके घर में बैठे रहे और कोई भी नहीं आया। उनको बहुत पूछा, भैया अभी आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं। तो तीसरे दिन फिर हमने पुलिस की मदद से उनका अंतिम संस्कार किया। मेरी बेटी ने किया कि ऐसा क्यों? फिर मैंने कुछ लिखा था, कफन को तलाशती रही आंखें, अपनों को चारों ओर निहारती रही आंखें, न आया कोई 2 गज कफन के लिए, खुद को ही कोसती रही आंखें, क्यों दिया जन्म ऐसी औलाद को हमने, बार बार आंसू बहाती रही आंखें, दूसरे के कांधों पर हो सवार, सुनसान राहों पर भी अपनों को ढूंढती रही आंखें, कफन को तलाशती रही। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं जीवन में आती है। डेड बॉडियां लेके 4-4 दिन हमको रहना पड़ता है घरों में। और पहले तो हम अगर कोई गुजर जाता था तो हमारा घर का अन्न जल सब बंद हो जाता था, खाना पीना हमको लगता था कौन बनाए। पर अब मैंने इन सब चीजों को अलग कर दिया। मुझे लगता है अच्छा काम करना है, अच्छा सोच रखना है। अगर एक माता पिता दुनिया से चला गया तो 25 को तो जिंदा रखना है। उन 25 का खान पान बनता है, एक कमरे में हम उस डेड बॉडी को लेके बैठे रहते हैं और बाकी ऊपर जो खाना पीना चलता रहता है, क्योंकि उनको बताते ही नहीं है कि किसी की डेथ हो गई। तो 3-3, 4-4 दिन हमारे माता पिता भी सफर करते। तो कुछ गलतियां मैं ये करने लगी हूँ कि बुजुर्गों को खाना भी खिलाए तो कौन देगा? एक दिन कोई देगा, 2 दिन देगा। तो मैंने बहुत सारी चीजों को, मेरा एक ही धर्म है, एक ही सोच है कि किसी के काम आऊं, बाकी बहुत सारी कुरीतियों को मैंने पीछे छोड़ दिया। दीदी, हमारा जो क्लब है, जो बेगम सौ भोपाल, उसके माध्यम से मैं चाहूँगी कि कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसा संदेश समाज के उस क्रूर, असंवेदनशील व्यक्तियों के लिए जो इस तरह के अच्छे इंसान, अच्छे जो माता पिता होते हैं,
उनको बिल्कुल त्याग देते हैं, उनके लिए मैं चाहूंगी कि कुछ संदेश आपका जो क्लब है बहुत सराहनीय कार्य करता है। समय समय पर आप लोग हर बेगम क्लब का सुनती आती थी मैं। आज मेरा सौभाग्य है कि कुछ बेटियों से, मेरी छोटी बहनें हैं, आप लोग उनसे मिलने का मौका मिला और आपके साथ तो बहुत सारा समय हमने गुजारा है। आपने हमारी बहुत आर्थिक और सभी तरह से मदद करी है। ये कहना तो शायद, पर बताना भी जरूरी है, समाज को पता चलना चाहिए कि हर व्यक्ति अगर मन में संवेदना रखता है तो मदद करता है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो। तो बिल्कुल आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगी युवा पीढ़ी को कि समेटो अपनी धरोहर को, इनके बिना जीवन का कोई वजूद नहीं है। आप बहुत अच्छा, बहुत नेक काम कर रही हैं और बहुत बड़ी हम सब सच्चाई को सामने बिल्कुल रखते हो, कि कैसे छोड़ देते हो। अब ये जो बच्चे हैं, माँ बाप, बेटा मेरे घर रह रहा है, एक भाई कैसे लग्जरी जिंदगी जी सकता है, क्यों जी रहा है? ये दुनिया को बहाने चाहिए ना, आप दुनिया को बहुत अच्छे सत्कार कर रहे हो। नहीं मतलब कैसे आप कूलर में सो रहे हो, एसी में सो रहे हो और आपकी माँ और आपका भाई किसी दूसरे के शरण में पड़ा। शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को। बहुत सी ऐसी और वृद्धाश्रम तो होना ही नहीं चाहिए। यही सवाल वृद्धाश्रम वैकल्पिक व्यवस्था होना यही चाहिए, सवाल था। वृद्धाश्रम उनके लिए होना चाहिए। और मुझे गर्व है कि मेरे यहाँ वही माता पिता हैं जिनके ऊपर किसी का संरक्षण नहीं। और मैं किसी भी ऐसे लग्जरी जीवन जीने वाले बच्चों के माता पिता को बिल्कुल स्वीकार नहीं करती। मैं उनको बोलती हूँ तुम्हारा जीवन आज खुशियां उठा रहे हो, जिंदगी के किसी मोड़ पर इतना भोगोगे कि उसको समेटने वाला कोई नहीं रहेगा। तो माँ बाप को अलग करके कैसे रह सकते हो? आज कुत्ते पाल रहे हो, बिल्ली पाल रहे हो, उनके डॉक्टर फिक्स है, उनका सब समय फिक्स है, उनकी दवाइयां फिक्स है, बाल झड़ रहे हैं, तो क्या हमारे माता पिता अमानुषता के शिकार कब तक होंगे? ये वृद्धाश्रम तो होना ही नहीं चाहिए और मेरा घर बिल्कुल वृद्धाश्रम नहीं। अगर कोई मदद करे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दाल रोटी खाएंगे। हम भी वृद्धाश्रम समझ के लिए आए माधुरी जी, आपका ये बिल्कुल। मतलब कॉर्डियल इन्विटेशन था।